ये आधुनिक भारत के पार्ट 2 है, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। कल हमने किया था पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ चुके थे इससे आगे के चीज़ों को। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना प्रभावी हुई। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलाकर बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। हालांकि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर अल राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। कांग्रेस का विघटन 1907। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष थे उस समय के सर सैयद इमाम। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में की गई। इसके बाद आते मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो आया। यह नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के नाम से लागू हुआ। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए।
असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। दिल्ली आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। उसके बाद लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण करवाया और लॉर्ड इरविन पहले वायसराय थे जो वायसराय भवन में जिन्होंने निवास किया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी तरफ और फ्रांस, रूस, इटली और जापान थे। इंग्लैंड भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांग्रेस से निष्कासित गरमपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष और एन.सी. केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार था। तिलक ने मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो मराठी भाषा में थी नामक दो पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुनेंडर को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडयार में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थीं। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915। महाराष्ट्र। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और एम हर्स्ट की हत्या की। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। अभिनव भारत ने पांडुरंगा बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अंततः लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सज़ा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के लिए सज़ा हुई। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की
स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बैनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। इसने युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या और अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। बारेंद्र घोष और अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरोविल स्थापित कर लिया। पंजाब, अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1919 को कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी। मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। गदर पार्टी, सोहनलाल बखाना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम सरकार की स्थापना की। कामागाटा मारू, यह एक जापानी जहाज था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में सोर कमेटी का गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास थे। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1910 में स्टॉय फार्म की स्थापना की, जो जोहान्सबर्ग में था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे फरवरी-मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां रविंद्र टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी उन्हें गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु चुना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है।
उन्होंने नवजीवन गुजराती में निकाला था, यंग इंडिया अंग्रेजी में संपादन किया था। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया था। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन है, ये भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो नरसिंह मेहता जी ने गाया है। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गॉडसे ने कर दी थी। भारत में 1970 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया था। पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को किसानों की तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा के किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे वे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विठल भाई और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट या द अनार्कल रेवोल्यूशन, इसका पूरा नाम रहता है द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन किशलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे करीब 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ। इसके बाद जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 30 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष जो थे वो विजय राघवाचार्य थे। विजय राघवाचार्य। असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त डेट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक राजकोष की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। होली जलाए जाने को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ये याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। चौरा चौरी हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश कर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें C गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष CR दास थे, में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस में खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष CR दास, ये याद रखना होता है, अध्यक्ष CR दास थे और महासचिव के तौर पे मोतीलाल नेहरू जी थे। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने नवंबर 1923 का जो चुनाव हुआ था उसमें स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 सीट पर कब्जा किया। प्रांतीय विधानमंडल में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में और बम्बई में एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विठल पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं रामप्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन की डकैती डाली और सरकारी खजाना को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल, इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव भगवती, चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई।
भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के शस्त्रागार पर कब्जा किया था। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। इसके अलावा कुछ समय बाद सूर्य सेन को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन और भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे की रचना की थी। वीना दास ने 1932 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। इस परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 संसदीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। दांडी यात्रा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि नौसारी गुजरात में था, तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तथा वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार तथा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। ये अगर ऐसे हम हाईलाइट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरी ही लाइन को आप अच्छे से पढ़ें। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मणिपुर और इंग्लैंड में
यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया और जो रानी बाद में गैडुनेल्यू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। 4 मई की रात गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर दावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से 31 जनवरी 1931। भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वॉइसरॉय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्स हॉल में प्रवेश किया और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह सफल रहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934। भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खां आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932, अगेन ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर, अभी मुसलमानों के लिए था, अब दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया। मदन मोहन मालवीय, गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932, ये डेट याद रखेंगे, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। गांधी जी और हरिजनों उत्थान। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका थी, हरिजन, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, का प्रकाशन किया। 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक
प्रयास था। इसके बाद प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। किनके साथ मिलके? अंबेडकर के साथ मिलके। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति पढ़ते हैं। भारत में छोटी बड़ी 562 देसी रियासतें थी। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देसी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? भिलवाड़ी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों के प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। 1927 में बटलर समिति भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यंग इंडिया जो था वो महात्मा गांधी की पुस्तक थी। इसके बाद इंडिया डिवाइडेड जो थी वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। गीतांजलि और गोरा, ये 2 पुस्तकें जो थी, ये पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। इसके अलावा समाजवादी क्यों, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया जो थी वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। इसके अलावा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ये सारी पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कई तरह के एग्ज़ाम्स आप देते हैं उसमें पूछी जाती है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करने से आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जो पुरानी पुस्तकें जो लिखी गई थी आंदोलन के समय वो याद रहती है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की थी। आनंद मठ जो थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। इसके अलावा वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो थी वो वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की पुस्तक थी। सॉन्ग ऑफ इंडिया वो सरोजनी नायडू ने लिखी थी। अ नेशन इन अ मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की पुस्तक थी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट, वो लैम्पियर की बुक थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त का था। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो था जवाहरलाल नेहरू का था। इंडिया वीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद का था। भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया जी का था। और ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू का था। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई का था। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास का, पाथर देवी शरद चट्टोपाध्याय
और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तकें हैं। श्यामलाल ने झंडा गीत की रचना की थी। झंडा गीत है जो हमारा, उसकी रचना श्यामलाल जी ने की थी। और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा की रचना की। ये सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ने से हमें बहुत बहुत बेनिफिट मिल सकता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। अब पढ़ते अगस्त प्रस्ताव 1940। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, और यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन का अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे इस आंदोलन को दिल्ली चलो, एवं तीसरे जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त जी थे, तो ये भी याद रखिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा या संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 11 अप्रैल को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। उसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ, ठीक है। लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही गांधी जी और जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरा जेल पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। गांधी जी 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। गांधी जी को राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण कार्य किया। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। आगे देखते हैं।
23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। समानांतर सरकार तामलुक जातीय सरकार, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर हुई। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। बलिया के चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित किया। 17 में वाईवी चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके बाद नींव डाली थी। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारत स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की कोई आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और गुरदयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली नेहरू आदि ने अदालत में बहस की। इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन केवल वेवल ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी। शाही नौसेना विद्रोह 1946 HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिक ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बंबई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। वेवल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेवल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1948 को भारत आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 को से पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इस योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत
अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। इसके बाद ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भी शामिल थी। इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग, इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। रेले कमीशन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया। रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। सैंडलर आयोग, इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। हॉटॉग समिति 1929, इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। वर्धा योजना, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। सार्जेंट योजना, इसके मुख्य प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल की स्थापना। 16 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। भारत में समाचार पत्रों का विकास। अब पढ़ते हैं भारत में समाचार पत्रों के विकास के बारे में। तो भारत में समाचार पत्र प्रथम समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने प्रकाशित किया था। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद, कौमुदी, चंद्रिका, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का समाचार था, जामे जहानुम उर्दू का, और बम्बई समाचार जो था वो गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार जो था वो 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उद्दंड मार्तंड था। कृष्णोपाल दास जो हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। बंगाली भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वो दिग्दर्शन था। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। इसके बाद प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस अधिनियम 1719 में जो था उसमें वेलेस्ली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1880 में हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को समाप्त किया। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823, एडम्स के कार्यकाल में मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस देना अनिवार्य था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, चार्ल्स मेटकॉफ, यह एक उदार अधिनियम था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लीटन 1878, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालय की जमानत मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908, जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। जो भारत में प्रकाशित मुख्य समाचार पत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
जो पहला था बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की ने 1780 में कलकत्ता में किया था और ये अंग्रेजी भाषा में था। समाचार दर्पण जो मार्शमैन है ना, मार्शमैन ने किया था 1818 में कलकत्ता में, बंगाली में था। फिर दिग्दर्शन जो था वो मार्शमैन का था, 1818 में कलकत्ता, बंगाली में था। संवाद कौमुद की इम्पोर्टेंट है, राजा राममोहन राय का था, 1821, कलकत्ता, बंगाली में था। फिर बॉम्बे समाचार जो है फरदूंजी का था 1822 में, बम्बई में, गुजराती। उसके बाद रस्तव गुफ्तर दादा भाई नरोजी ने शुरू किया था, संपादक इनके थे, और 1851 में बम्बई में, गुजराती में था। सत्यार्थ प्रकाश, बम्बई दर्पण, इंडियन मिरर, जो जो समाचार पत्र थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसने किसने लिखा, कौन संपादक थे। करसन दास बोल जी थे 1852, अहमदाबाद, गुजराती में लिखा था उन्होंने। मुंबई दर्पण जो बाल शास्त्री जाम्बेकर 1832 में शुरू किया था बम्बई में, और मराठी में लिखते थे। इंडियन मिरर था देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष का, 1862 में शुरू किया गया था कलकत्ता में, और अंग्रेजी में शुरू हुआ था ये। फिर नेटिव ओपिनियन अमृत बाजार पत्रिका, फिर सोम प्रकाश, द हिंदू, उसके बाद केसरी, बंगाली, ये सारी पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट, ये सारे समाचार पत्र इम्पोर्टेंट थे। तो हम देख लेंगे कि किन्होंने शुरू किया था। नेटिव ओपिनियन BN मांगलिक ने किया था अंग्रेजी में, मोतीलाल घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली में था, फिर उनको रातों रात चेंज करके अंग्रेजी में हुआ जब नियम लागू किया गया। तो इसके बाद सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली में लिखा था। द हिंदू वी राघवाचारी ने लिखा था अंग्रेजी में। केसरी और मराठा जो था वो मराठी और इंग्लिश दोनों, मतलब केसरी जो था वो इंग्लिश में था, और मराठा जो था, नहीं, आई थिंक केसरी जो था वो मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखा था अंग्रेजी में। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंदू पैट्रियाट, पायनियर, बंग दर्शन, ट्रिब्यून जो था ये भी इम्पोर्टेंट था। आप जानते हैं यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन तीनों गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। इसके बाद हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का है, पायनियर जूलियन रॉबिन्स का है, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। इसके बाद जो है स्टेटमैन, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, वंदे मातरम, युगांतर, वंदे मातरम, गदर, बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, हिंद केसरी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सर्च लाइट, नेशनल हेराल्ड, ये सभी पत्रिकाएं बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, तो इनका रिविज़न करना बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि उनके रिस्पेक्टिव संपादक कौन है, किस ईयर में, कहाँ से और किस लैंग्वेज में। मेनली इम्पॉर्टेंट है कि किस ईयर में और लैंग्वेज कौन सी थी। ठीक है, और मोस्टली टाइम पे पूछा जाता है कि संपादक कौन थे। इसके बाद हम देख सकते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन और विद्रोह, है ना। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, है, फकीर विद्रोह था, ये इम्पोर्टेंट है। तो केना सरकार, सन्यासी आंदोलन विद्रोह जो था केना सरकार के नेतृत्व में 1760 से 1800 में शुरू हुआ था। प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, बिहार। ठीक है, इसके बाद फ़कीर विद्रोह जो था मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में 1776 से 1777 में बंगाल में हुआ था। फर्जी आंदोलन, कोल विद्रोह, कूका आंदोलन, ये तीनों आंदोलन इम्पोर्टेंट है। फर्जी आंदोलन जो था सरियुतुल्ला टूटू मियाँ 1804 से 1860 बंगाल में शुरू हुआ था। कोल विद्रोह जो था बुद्धो भगत 1831 से 1832, छोटा नागपुर, झारखंड। कोल विद्रोह के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कोल विद्रोह के बारे में। तो जो चीज़ें आपके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है ना, उनका रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। इसी तरह कूका आंदोलन जो था भगत जवाहर मल द्वारा 1845 से 72 में पंजाब में किया गया था।
इसके बाद हम देखेंगे कि संथाल विद्रोह, मुंडा, खासी, रंपा विद्रोह, मोपला विद्रोह, नागा आंदोलन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि संथाल जो था सिद्धू कानूने थे उनके नेतृत्वकर्ता। 1855 से 56 में बिहार और बंगाल में ये आंदोलन हुए थे। मुंडा विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा ने शुरू किया था 1899 से 900 झारखंड बिहार में। रंपा विद्रोह जो था राजू रंपा अललूरी सीताराम राजू ने शुरू किया था और वो 1880 में गोदावरी जिला मतलब आंध्र प्रदेश में हुआ था। मोपला विद्रोह जो था अली मुसलियार ने 1836 से 1854 मालाबार केरल में किया था। नागा आंदोलन जो था रानी गार्डिनले ने शुरू किया था। नीला आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, रामसी भावी आंदोलन, ये सब आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेंगे कि नीला आंदोलन दिगंबर इनके नेतृत्व करता थे दिगंबर जी, और 1859 से 60 में ये शुरू हुआ था नादिया बंगाल में। और टाना भगत आंदोलन जो था जत्रा भगत 1914 में बिहार में हुआ था। और रामोसी विद्रोह जो था चितर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 29 में महाराष्ट्र में हुआ था। भावी आंदोलन जो था वो अब्दुल बहाव जो थे उनके नेतृत्व करता थे। 1820 से 70 तक ये आंदोलन चला बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे कि भील और चेरो आंदोलन जो था भील सेवाराम नेतृत्व करता 1825 से 31 पश्चिम घाट में हुआ था। चेरो आंदोलन भूषण सिंह 1800 से 1802 बिहार में हुआ था। इसके बाद आप अहोम विद्रोह को देख सकते हैं जिसको गोमधर कुंवर ने 1828 में असम में शुरू किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रमुख कमीशन। आइए देखते हैं प्रमुख कमीशन। हंटर कमीशन जो थी इसकी स्थापना समय था 1882। शिक्षा के क्षेत्र में था लॉर्ड रिपन उस समय थे। इसके बाद रैले कमीशन 1902 में शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय थे। सैंडलर कमीशन 1917 में शिक्षा के क्षेत्र में था। चेम्सफोर्ड थे उस समय पे। हॉटन कमीशन जो था 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में इरविन थे उस समय वाइसराय। एंचिसन कमीशन 1886 में लोक सेवा में डफरन थे। ली कमीशन 1923 में लोक सेवा में के क्षेत्र में था। रीडिंग थे उस समय पे। हर्शेल कमीशन 1893 में मुद्रा के क्षेत्र में लैंड डाउन थे। स्मिथ कमीशन था 1990 में मुद्रा में के क्षेत्र में। चेम्सफोर्ड थे उस समय पे। हीटन यंग 1925 मुद्रा चेम्सफोर्ड। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं कमीशन जो समय समय पे स्थापित किए गए थे। फ्रेजर कमीशन 1901 से 1902 पुलिस सुधार और फिर कर्जन थे इस समय पे। पील कमीशन जो था वो संघीय ढांचा के लिए था। सप्रू कमीशन 1924 में बेरोजगारी के लिए। वेलिंगटन थे। वेल कमीशन जो 1929 में श्रम के लिए था। मैकलागन 1915 में था सहकारी के लिए। हार्डिंज फिर इसके अलावा बटलर कमीशन 1927 में देशीय राज्यों के साथ संबंध था इरविन के समय में। स्ट्रैची कमीशन 1878 से 80 में अकाल से संबंधित था, ये लीटन के टाइम पे। उसके बाद फॉसेट कमीशन जो था चुंगी तथा वेतन से संबंधित था। प्रमुख उपाधियां जो दी गई थी उनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी को दी गई थी ये उपाधियां, ठीक है। देने वाले का नाम भी यहाँ लिखा गया है कि महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अर्धनग्न फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर इनको वो भी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसके बाद है कि इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी को मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गुरुदेव जो था वो रविंद्रनाथ पटेल को महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ पटेल नहीं होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा था ना गुरुदेव। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो रही तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा सरदार हो सकता है उनको भी दिया हो, पर ये मैंने पढ़ा नहीं हो।
सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म महात्मा गांधी ने कहा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और देश रत्न जो थे राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने उनको ये उपाधि दी थी। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तेमरारी, चीर स्थायी और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े हुए थे। किसानों की भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। रईतवाड़ी व्यवस्था, इसके जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यह व्यवस्था जो थी वो मुंबई और मद्रास में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके हाथ लगान की शर्तें तय की गई। महालवाड़ी बंदोबस्त, इस पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकॉन्जी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। इसकी व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व तय किया। अब पढ़ेंगे भारत की गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसे पूछ देता है कि इस युद्ध के टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। तो ये चीज़ें अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वायसराय हैं जिनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और कुछ ऐसे भी वायसराय हैं जिनके जो इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पढ़ने के दौरान देखेंगे कि किनको हमें ध्यान में रखना है। बंगाल का गवर्नर सबसे पहले था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60 में रहे और फिर 1765 से 67 में। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बने थे क्लाइव। अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन इन्होंने लागू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1774 से 1785। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो था गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। और हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने के बाद महाभियोग चलाया गया। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि इंग्लैंड लौटने के बाद किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके शासनकाल में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने बंगाल, बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जो एक तरह से लगान की व्यवस्था थी। कॉर्नवालिस की मृत्यु जो थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई। ये सवाल भी पूछा गया है। सर जॉन शोर जो थे वो 1793 से 98 में रहे। इसके समय 1794 में निज़ाम और मराठा के बीच खेड़ा की लड़ाई हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे 1798 से 805 में रहे थे। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो, ये इनका कार्यकाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी ध्यान में रखेंगे कि होल्कर के साथ सहायक संधि की थी, राजपुर घाट संधि। फिर आता लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो 1807 से 1813 में रहे थे। 1809 में महाराज रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। इन्हीं के कार्यकाल में महाराज रंजीत सिंह के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1830 से 1832, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में, तो ध्यान रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785 का है। मतलब ये शुरुआती हैं और पहले
गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वे बाद में आए थे 1813 से 1823। अंग्रेज नेपाल युद्ध में तथा संगोली की जो संधि हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद है कि इसके समय पिंडारियों का दमन हुआ। पिंडारियों के दमन का भी सवाल आया है। लॉर्ड एमहर्स्ट प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच रहता है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना। मतलब इनके समय में इनको भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल से बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन की सहायता से, ठगी का अंत किया था 1830 में, है ना। फिर चार्ल्स मेटकॉफे से इन्हें भारत का प्रेस मुक्तिदाता कहते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 और ग्वालियर के साथ युद्ध में 1843, इन्हीं के कार्यकाल में। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 44 था। 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया था लॉर्ड एलन बरो ने। इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तथा लाहौर की संधि 1846 में। उड़ीसा के खोंडों के बीच प्रचलित नरबली प्रथा का अंत किया था इन्होंने। नरबली प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे कि व्यपगत का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस का जो सिद्धांत है उसी नीति के तहत इन्होंने सतारा, जैतपुर, फिर संभलपुर, इसके बाद उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा कुशासन के आरोप में अवध को कंपनी में मिलाया था। रेलवे माइन्यूट 1853 में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन किया था। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना। अब वायसराय, अभी तक हमने पढ़ा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, अब हम वायसराय पढ़ने जा रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले वायसराय थे 1856 से 62। ये कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह इसके बाद 1859 में हुआ था। और फिर हमारा भारत विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1869, ये सब ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें ध्यान में रहने से आसानी होती है। लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से 63। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कबीलायु के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। सर जॉन लॉर्डसन 1864-69। 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। लॉर्ड मेयो, अगेन लॉर्ड मेयो का कार्यकाल इम्पोर्टेंट है। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 में स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। कई जगह 1872 भी लिखा होता है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि 1871 या 1872, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी जगह देखा है हमने कि 1872 लिखा जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पंजाब में कूका विद्रोह 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध किया था इन्होंने। लॉर्ड लिटन
1876 से 1888 तक रहे थे। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, की नियुक्ति की थी इन्होंने। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन्हीं के शासनकाल के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया था इन्होंने। फिर लॉर्ड रिपन 1888 से 1884 तक रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। ये भी सवाल पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना, मतलब पहली जनगणना तो 1871 या बहुत जगह 1872 लिखी हुई है, इस समय शुरू हुई थी, लेकिन वास्तविक जनगणना अगर पूछा जाए सवाल तो वो 1881 से शुरू हुई थी। फिर इल्बर्ट विल विवाद इन्हीं के समय हुआ था, के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड डफरिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यही थे। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित डुरंड आयोग की स्थापना। लॉर्ड एलिगन द्वितीय अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 905 फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। 1930 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना। 1904 में तिब्बत में यंग हैसबैंड का अभियान। पूसा यानी बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इनके समय में। स्वदेशी आंदोलन और मार्ले मिंटो सुधार 1909। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 12 दिसंबर को राजधानी जो थी वो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली हस्तांतरित हुई। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा की स्थापना। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। पूना में DK कर्वे की महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। MN रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद 1922 में कलकत्ता में विशेष भारतीय विश्वविद्यालय का गठन। द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी, ये पूछता है कि मूडी मैन कमेटी का गठन क्यों हुआ था, तो याद रखेंगे कि द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए हुआ था। लॉर्ड इरविन 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति और गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड विलिंगडन द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना हुई थी 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड लिनलिथिगो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। लॉर्ड वेवल गोपालाचारी ने CR दास फॉर्मूला प्रस्तुत किया। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। डेट्स याद रखेंगे, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया
का आयोजन किया था और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो क्या सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पॉलिटी की क्लास में हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 1947 से 1948 तक रहे थे। 3 जून 1946 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये। फिर सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत ने गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया और राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए। इसके बाद पढ़ते हैं ब्रिटिश काल में भेजे गए शिष्टमंडल, है ना। तो 1787 में पैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल में भेजा गया था कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। 1797 में मेलकम शिष्टमंडल ईरान भेजा गया था वेलेजिली के समय। 1808 में एल्फिंगस्टन में शिष्टमंडल काबुल भेजा गया था मिंटो के टाइम पे। 1808 में मेलकम शिष्टमंडल दोबारा ईरान में ही मिंटो के कार्यकाल में। 1809 में डेविड सेटॉन शिष्टमंडल सिंध में मिंटो के कार्यकाल में। 1892 में रॉबर्ट शिष्टमंडल काबुल में भेजा गया था लैंसडाउन के कार्यकाल में। और 1893 में हेनरी डुरंट शिष्टमंडल काबुल भेजा गया था लैंसडाउन के कार्यकाल में। 1930 में यंग हस्बैंड शिष्टमंडल भेजा गया था तिब्बत कर्जन के कार्यकाल में। और 1904 में डेन भेजा गया था डेन शिष्टमंडल काबुल कर्जन के कार्यकाल में। 1912 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी मिशन चिकित्सा के जो थे वो तुर्की भेजे गए थे हॉर्डिंग के कार्यकाल में। और 1938 में डॉक्टर अटल मिशन जो था वो चिकित्सा के क्षेत्र में चीन भेजा गया था लिन लिथेंगो के कार्यकाल में। तो अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारे। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे ताकि ध्यान रहे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। जय हिंद जय हिंद जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी का था नारा। और हे राम महात्मा गांधी जी का था। जनगण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर का था। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इनकलाब आज़ाद हर्षद मोहानी। भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान से प्रचलित किया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। करो या मरो महात्मा गांधी जी का था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये लाला लाजपत राय जी के कथन थे। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एलिगन ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इसके बाद ये पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी के कथन है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी का नारा है। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। समूचा भारत एक विशाल वंदे है, CR दास ने कहा था। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। महात्मा गांधी ने इसे क्रिस्प प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। और वेदों की ओर लौटो, ये जो कथन था ये दयानंद सरस्वती का था। तो आज हमने आधुनिक भारत को समाप्त कर दिया है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्राचीन जो भी है उसका भाग और मध्यकालीन का भाग दोनों ख़त्म कर दें और इन दोनों के जल्दी ही मास्टर वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो इम्पॉर्टेंट है,
कई बार हम ऐसे पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हैं जो शायद परीक्षा की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में आपको एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। कई बार आप पढ़े रहते हैं तो कुछ सवालों को एलिमिनेट करके भी हल कर पाते हैं, इसलिए इस मेथड से मदद मिलेगी बहुत। होपफुली ये आपके लिए अच्छा हो, आप इससे अच्छे से रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।